हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्यमानसी पर स्वागत है। हम लोक प्रशासन का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांतों में टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध और हेनरी फेवर के शास्त्रीय प्रबंध के सिद्धांतों को अच्छे से देख लिया है। टेलर जहां पर बोलता है वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से यानी कि उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वहीं हेनरी फेवर यानी शास्त्रीय प्रबंध के ये बोलता है कि प्रबंध के आधार पर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जबकि टेलर श्रमिकों की कार्यदिशा को महत्वपूर्ण मानता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे नौकरशाही और मानव संबंधी सिद्धांत के बारे में। अगर नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, और ब्यूरोक्रेसी को हमेशा सरकारी यानी कि अगर आप नौकरशाही को कभी भी देखोगे तो केवल ये सरकारी दफ्तर में ही प्रयोग होता है, न कि निजी दफ्तर में, यानी कि ये सरकारी ही विषय है, निजी क्षेत्र का कोई विषय नहीं है। अगर बात करें तो नौकरशाही अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच के ब्यूरो शब्द से लिया गया है। अगर बात करें नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो फ्रेंच का ही विद्वान था। कौन था? यानी कि विसेंट डी गोल्ने। विसेंट डी गोल्ने ने 1745 में इस शब्द का प्रयोग किया था नौकरशाही का। अब विसेंट डी गोल्ने ने जो प्रयोग किया था नौकरशाही का, उसका अर्थ उसने नकारात्मक रूप में प्रयोग किया था। नकारात्मक मतलब यह है कि उसने कहा कि फ्रांस में एक नई बीमारी का जन्म ले लिया है, यानी कि नकारात्मक रूप में उसने इस शब्द का प्रयोग किया था कि फ्रांस में एक नई बीमारी का जन्म ले लिया है जिसका नाम था नौकरशाही। ठीक है, तो उसने एक नकारात्मक अर्थ में ब्यूरो का अर्थ क्या लिया? ब्यूरो का अर्थ होता है कपड़ा। जो लोक सेवक यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी मेज पर जो कपड़ा बिछा रहता है उसको बोलते हैं ब्यूरो। और ये होता है क्रेसी। करेसी एक पढ़ते हैं, जैसे बहुत से डेमो के पीछे लग जाए करेसी तो डेमोक्रेसी, इसी तरह ब्यूरो के पीछे लग जाए करेसी। तो जिसे हिंदी में पढ़ते होते हैं उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ते होते हैं तो करेसी एक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्यूरो और करेसी से ब्यूरोक्रेसी का अर्थ लिया गया है। तो प्रथम प्रयोग 1745 में विसेंट डी गोल्ने ने किया था फ्रांस में, यानी कि एक नकारात्मक अर्थ में। और कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा आपने। कार्ल मार्क्स जो साम्यवादी विचारधारा था उसका मानना था कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही एक तरह से किसका? पूंजीपतियों का ये एक औजार है, यानी कि ये राज्य का एक औजार है जिसके माध्यम से श्रमिक वर्गों को दबाया जाता है। यानी कि ये कार्ल मार्क्स नौकरशाही को यानी कि बिल्कुल खत्म करने के पक्ष में था। तो ये राज्य का एक औजार मानता था, यानी कि औजार है जिसके माध्यम से श्रमिकों को दबाया जाता है। उसके बाद में मैक्स वेबर जो प्रसिद्ध है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को कभी भी परिभाषित नहीं किया, यानी कि मैक्स वेबर की कोई भी परिभाषा नहीं मिलती है नौकरशाही के संबंध में। तो वेबर बोलता है कि ये क्या है, परिभाषा नहीं देता, लेकिन ये बोलता है कि ये नियुक्त अधिकारी होते हैं, जो नियुक्त यानी कि जिनको नियुक्त किया जाता है उनको ही क्या कहा जाता है? नौकरशाह कहा जाता है। ठीक है, अब आपको आगे देखना है। जैसे नौकरशाही के प्रकार, अगर नौकरशाही की बात करें तो मार्टिन मार्क्स, यानी कि ये कार्ल मार्क्स अलग है, ये मार्टिन मार्क्स अलग है। तो नौकरशाही के 4 प्रकार बताइए मार्टिन मार्क्स ने, कौन कौन से? अभिभावक नौकरशाही, यानी कि अभिभावक नौकरशाही आप जानते हो कि जैसे पिता का पद पुत्र को प्राप्त होगा, संतान को वंशानुगत, यानी कि अभिभावक नौकरशाही। जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता आधारित नौकरशाही। वर्तमान में योग्यता आधारित नौकरशाही प्रचलित है। अब आपको एक चीज आपको मैं दिखा देता हूं। आपने वुडरो विल्सन को देखा होगा, तो वहां पर अमेरिका में जब वुडरो विल्सन से पहले, यानी कि जब उसने लोक प्रशासन की जब स्थापना की, जब उसने विचार दिया, तब वहां पर एक संरक्षक नौकरशाही थी। संरक्षक नौकरशाही का मतलब होता है कि जैसे मान लो अमेरिका में उस समय जो भी पार्टी बनती थी वो पार्टी अपने समर्थकों के, अपने जो अनुयायी होते हैं उनको पद दे देती थी, यानी कि एक तरह से कोई योग्यता आधारित कोई परीक्षा नहीं होती थी, केवल अपने जो समर्थक होते थे, अपने अनुयायी होते थे, उनको पद बांट देते थे। भाई तू कलेक्टर बनेगा, तू एसडीएम बनेगा, तू तहसीलदार बनेगा, इस तरह से संरक्षक नौकरशाही थी। तो सर्वप्रथम किसने? पेंडलेटन एक्ट को लागू करके, किसने? पेंडलेटन एक्ट को लागू करके इस संरक्षक नौकरशाही को खत्म किया था वुडरो विल्सन ने, और इसको लूट या पद पुरस्कार वाली नौकरशाही भी बोलते हैं। ठीक है, 4 प्रकार है: अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता आधारित नौकरशाही। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नौकरशाही की कौन कौन सी विशेषताएं आपके पूछा जाता है कि मैक्स वेबर ने कौन कौन सी विशेषता बताई। नौकरशाही की वही विशेषताएं जो आप अभी वर्तमान समय में आप देखते हो, बिल्कुल वैसी है। जैसे कौन कौन सी? इस नंबर 1 समय विभाजन होता है, इसमें पदस्योपन होता है, इनके जैसे ऊपर से नीचे पद, यानी कि सबसे नीचे होता है बाबू, क्लर्क, फिर जिसे अलग अलग लेवल होते हैं उस हिसाब से। नियम आधारित होते हैं, यानी कि नियम से काम करते हैं। अगर नियम आधारित काम नहीं करेंगे तो उनको नोटिस मिलता है। इसी तरह योग्यता आधारित होते हैं, इनकी योग्यता के आधार पर इनकी भर्ती होती है। तय कार्यकाल होता है, जैसे 60 साल, 65 साल या 50 साल तय कार्यकाल होता है। नियमित वेतन मिलता है इनको। लिखित दस्तावेज होते हैं। तटस्थता होती है, अनामता होती है। तटस्थता का अनामता का मतलब ये होता है कि इनमें जो तटस्थता का मतलब है कि किसी भी दल के प्रति ये नहीं होते। जैसे मान लो चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में अगर किसी भी दल के प्रति अगर कुछ भाषण देते हैं, रैली में शामिल होते हैं, तो इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और बहुत सी बार इनको त्याग पत्र भी देना पड़ता है। तो तटस्थता होती है। इसके साथ अधिकतम कार्यकुशलता, इनकी ये जो कार्य करती है वो अधिकतम कार्यकुशलता के आधार पर काम करती है। तो नौकरशाही के बारे में इतना मिलता है जिसको आपको देखना है। ठीक है,
बात करते हैं मानव संबंधी विचारधारा। अब मानव संबंधी विचारधारा का जन्म क्यों हुआ आपको पता होगा। जो वैज्ञानिक प्रबंध था टेलर का, हेनरी फ्यूएल का जो शास्त्रीय सिद्धांत था, इन दोनों सिद्धांतों का प्रयोग करके भी फिर भी उद्योगों में उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। श्रमिक पलायन कर रहे थे, मालिक और मजदूरों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों के बाद में ये विचारधारा का जन्म हुआ कि यह आखिर हो क्या रहा है। तब इसमें यानी कि एक प्रयोग किया गया, यानी कि वैज्ञानिक शास्त्र सिद्धांतों के प्रयोग के बाद भी घटते उत्पादन, टकराव, श्रमिकों के उद्योग के पलायन जैसी स्थिति में एक प्रयोग किया गया हार्टोन में। हार्टोन एक शिकागो शहर है, यानी कि आपके शिकागो शहर है, फिलाडेल्फिया जो राज्य है अमेरिका का एक हार्टोन शहर है, वहां पर यह प्रयोग किया गया। वहां पर एक कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, यानी कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी। वहां पर हार्टोन नामक स्थान पर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एल्टन मेयो ने अनेक प्रयोग किए, जिस कारण इसका जन्म हुआ मेयो का। अब मेयो में म है, मेयो में मैं है, मानव संबंधी में भी म है, तो मानव में म, अब मेयो में मैं, यानी मानव संबंधी विचारधारा दी किसने दी, मेयो ने दी। अब इस विचारधारा का जन्म दिया तो इसको क्या कहा गया, यानी कि जैसे वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा है, शास्त्रीय प्रबंध विचारधारा है, ये सब विचारधारा क्या कहती है कि अधिकतम उत्पादन। अब अधिकतम उत्पादन हो तो वो क्यों, यानी कि वो मशीन के हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मजदूरों का क्या होगा, उनके सामाजिक संबंध है नहीं है, उनको उनमें प्रोत्साहन दिया जाए नहीं दिया जाए। तो आपको संगठन के 2 सिद्धांत बताए थे मैंने, आपके औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, कौन कौन से। औपचारिक में जैसे आपको बताया था, एक तो वैज्ञानिक जो आपका टेलर का, दूसरा आपको शास्त्रीय यानी कि हेनरी फ्यूएल का, और तीसरा आपको नौकरशाही मैक्स वेबर का। इसी तरह आप अनौपचारिक का मतलब है जिसमें कोई नियम कोई कानून नहीं होते, उसमें एक तरह से मानव संबंधों को जोड़ दिया जाता है। तो यही है मानव संबंधी विचारधारा जो किसने दिया था, एल्टन मेयो ने दिया था। अब इस एल्टन मेयो ने हार्टोन नाम आपको ध्यान रखना है। इसी तरह आपको वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी आपको देखना है। इसको अनौपचारिक सिद्धांत भी बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक उपागम भी बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं, नवशास्त्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, नवशास्त्रीय सिद्धांत भी बोल दो आप, या सामाजिक आर्थिक उपागम का सिद्धांत भी बोल दो, तो तीनों का नाम एक ही है। अब क्या हुआ कि द फर्स्ट इंक्वायरी यानी कि 1923 में क्या हुआ कि इसने जो एल्टन मेयो था उसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था द फर्स्ट इंक्वायरी, यानी कि पहली बार जो इंक्वायरी की थी, पहली बार जो सर्वेक्षण किया था 1923 में। कहाँ पे किया था, मेयो ने कपड़ा मिल में किया था। उसके बाद में 1924 से 1932 के बीच में हार्टोन में ही वहाँ पर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में बहुत से प्रयोग किए गए, और उन प्रयोग किए गए तो वहाँ पर एल्टन मेयो को आमंत्रित किया गया। एल्टन मेयो ने प्रयोग नहीं किए थे, एल्टन मेयो को तो आमंत्रित किया गया था कि आप देखो कि हम प्रयोग कर रहे हैं और आप अपना निष्कर्ष निकालो। तो उस कंपनी में 1924 से 1932 के बीच में हार्टोन में अनेक प्रयोग किए गए। नंबर 1 प्रयोग किया गया प्रकाश प्रयोग। प्रकाश प्रयोग का मतलब ये होता है कि 2 समूह बनाए गए, लड़कियों के अलग अलग 2 समूह बनाए गए। एक समूह के लड़कियों को कम प्रकाश की व्यवस्था की गई और दूसरे समूह के लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रकाश की व्यवस्था की गई। लेकिन जब दोनों ने काम किया तो उनको उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी दोनों ने समान उत्पादन किया। तो इसका मतलब है कि भौतिक दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक दशाओं को कोई तय नहीं करते कि उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा, तो भौतिक दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था प्रकाश प्रयोग। ठीक है, यानी कि मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा था रिले असेंबली प्रयोग। रिले असेंबली प्रयोग का मतलब ये होता है कि इसमें इस प्रकाश की मात्रा तो समान रखी गई, लेकिन इसमें क्या किया, मजदूरों की दर को बढ़ाया घटाया गया। इसी तरह उनको विश्राम दिया गया, जैसे 2 घंटे काम करके आधा घंटे का विश्राम, इस तरह से कुछ किए गए। विश्राम में परिवर्तन किया गया, मजदूरी में परिवर्तन किया गया। तब भी देखा गया है कुछ प्रभाव पड़ा इसमें, यानी कि मजदूरी की दर बढ़ाकर प्रभाव पड़ा, विश्राम देकर प्रभाव पड़ा, यानी कि प्रकाश का नहीं केवल मजदूरी का, विश्राम का, इनका प्रभाव पड़ा। फिर तीसरा प्रयोग किया इन्होंने समूह शाखा का प्रयोग। समूह शाखा का मतलब यह है कि सब श्रमिकों को एक तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया गया। पहले क्या था, वैज्ञानिक प्रबंध था और जो शास्त्रीय प्रबंध था हेनरी फ्यूएल का, उनमें श्रमिकों को बिल्कुल भी इतना कठोर प्रयोगक्षण था कि उन पर बार बार में प्रयोगक्षण किया जाता था, यानी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा। लेकिन इसमें अब श्रमिकों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दिया गया, तब भी उत्पादन बढ़ा। तो कौन सा था, समूह शाखा प्रयोग। लास्ट था आपका यानी कि बैंक वायरिंग प्रयोग। बैंक वायरिंग प्रयोग का मतलब होता है कि अब जो उनका परीक्षण किया गया, उनको एक सामान्य वातावरण में श्रमिकों को काम करने दिया गया, लेकिन जो परीक्षण किया गया वो दूर से ही किया गया, यानी कि उनके सामने परीक्षण नहीं किया गया। जैसे पास जाकर, जैसे बहुत सी बार मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको देख रहे हैं, हाँ ठीक है। जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, अब क्लास में पढ़ा रहे हो क्योंकि आप सबने बीएड कर रखी है, अब बीएड कर रखी है, आप सबने लेसन दे रखे हैं। अब लेसन दे रखे हैं, जैसे मान लो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, अब कक्षा में पढ़ाते समय आपके पीछे प्रिंसिपल बैठ जाए और आप पढ़ा रहे हो, प्रिंसिपल बैठ जाए और आपका निरीक्षण करे, तो आप दबाव महसूस करोगे। तो यहाँ पर एल्टन मेयो ने कहा है कि उनको सामान्य वातावरण में काम करने दो अपना, आप परीक्षण करो तो दूर से करो, उनको पता नहीं लगे। तो इसको बोलते हैं बैंक वायरिंग प्रयोग। ठीक है, ये चीजें आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए। ठीक है,
तो 4 प्रयोग किए, यानी कि 4 तरह से प्रयोग किया। तो प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली प्रयोग, समूह शाखा प्रयोग, बैंक वायरिंग प्रयोग, इसके माध्यम से प्रयोग किए गए। तब पता लगा कि वाक्य में जो उत्पादन पर जो प्रभाव है वो समूहों के मानवीय संबंधों पर जोर देना पर पड़ता है। यानी कि अगर मानवीय संबंधों पर आप अधिक जोर दोगे तो एक तरह से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ेगा। ठीक है, इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। तब से ही मानव संबंधों पर विशेष जोर दिया गया। अभी आप देख लो, प्रत्येक जितने फैक्ट्रियां हैं उनमें CSR, यानी CSR का मतलब है कि प्रत्येक फैक्ट्री को अपना 2%, जो अगर कोई फैक्ट्री कमा रही है तो 2% उसको अपने सामाजिक गतिविधियों के लिए खर्च करना होता है। बॉसों को नियम से देना पड़ता है। जैसे अभी बहुत से भारत की फैक्ट्रियों में नियम है कि किसी भी मजदूर से 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, यानी कि विश्राम दिया गया। उनको एक तरह से अलग अलग चीजें दी गई। बहुत से फैक्ट्री मालिक तो अपने मजदूरों के लिए जैसे बता देते हैं, उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये इसी के कारण था, किसका था, मेवे के कारण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी चारों सिद्धांत आपको समझ में आ गए। लेकिन इसमें आपको 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अनौपचारिक संगठन में जब समूह शाखा कार्य, जब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं लोग, तो उनमें 3 तरह की गतिविधियां होती है। 3 तरह की गतिविधियों को अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कौन था, रेट बस्टर, ये आ चुके हैं। रेट बस्टर क्या है, चेसलर क्या है, स्कीवर क्या है। तो रेट बस्टर का मतलब है कि अधिक कार्य करने वाला सेकीबाज, जो बहुत अधिक कार्य करता है, अपने आप को सेकी मारता है, हो मैं तो इतना काम करता हूं, मैं इतना काम करता हूं, तो उसको बोलते हैं रेट बस्टर। अगला है चेसलर, का मतलब है कि कम काम करने वाला, धोखेबाज, कामचोर। कम काम करता है और धोखेबाज होता है कामचोर। कामचोर में 4 है और चेसलर में 4 है, तो चोर से चेसलर। ठीक है, अगला है स्कीवर। स्कीवर का मतलब है कि चुगली करने वाला, बेद, यानी कि चुगली करता है इधर की, जैसे मेरी की उससे मेरी बोलती। तो स्कीवर कौन होता है, इनके बहुत से फैक्टर में इस तरह के 3 तरह के व्यक्ति लिखते हैं, रेट बस्टर, चेसलर, स्कीवर। इन चीजों को आपको तीनों को ध्यान रखना है, यहां से आपकी क्वेश्चन उठता है। ठीक है, अब ये तो आपके सिद्धांत हो गए, लेकिन आपके कुछ छोटे छोटे चीजें हैं। जैसे मैंने संगठन बताया, तो बहुत से बच्चों ने कहा कि सर संगठन तो हट चुका है या संगठन आएगा, वहां पर आपके संगठन आपको नहीं पड़ा था तो आपको चीजें थोड़ी समझ में आती है। तो इसी तरह एक चीज है जो नियंत्रण का क्षेत्र, ये भी चीज आपको जरूरी है। नियंत्रण का क्षेत्र का मतलब है कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा कितने अधीनस्थों को नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम अगर बात करें अधीनस्थों की वो संख्या जिसे उच्चाधिकारी नियंत्रित कर सके, इसके लिए 1933 में क्या किया, 1933 में गरेकुनाज को आपको ध्यान रखना है कि गरेकुनाज ने ही इस सिद्धांत दिया था नियंत्रण का क्षेत्र। किसके ऊपर, मनोविज्ञान के सिद्धांत का ध्यान की सीमा पर, यानी कि ध्यान की सीमा पर अपना सिद्धांत विकसित किया था गरेकुनाज ने नियंत्रण का क्षेत्र। उसने प्रत्येक, यानी कि उसने माना कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा 5 से 6 ही अधीनस्थों का नियंत्रण करना चाहिए, यानी कि जो अधिकतम जो सीमाएं, जो सबसे अच्छी सीमाएं और 5 से 6 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन अधिकतम जो आदर्श है वो 5 पर्याप्त है। इसके बाद में उसने गरेकुनाज ने 3 तरह के संबंध बताए। आपको यहाँ पर 3 तरह के संबंध बताए, तो 1933 में भी देखो आप, 1933 में भी 3 है, तो गरेकुनाज में कितने संबंध बताए, 3 तरह के, प्रत्यक्ष इक्रे संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और अतिरिक्त संबंध। इस तरह से 3 तरह के संबंध होते हैं। इसका सूत्र भी होता है, सूत्र आपको मैं ऐप पर डाल दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आपको ये सिद्धांत समझ में आए होंगे, यानी कि बिल्कुल आराम से। कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, उसमें और सुधार करेंगे, लेकिन आपको एक एक चीज समझनी है और अच्छे से समझनी है। अगर इसमें फिर भी कोई चीज आपके रही हो तो बता देना, मैं वहां पर जोड़ दूंगा। लेकिन इससे बाहर जैसे मैटर होगा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपके, तो वो भी मैं आपको ऐड करूंगा। यानी कि आपको कोशिश करूंगा कि जितने बच्चे, जितने भी आपको पढ़ना हो, यानी कि जैसे आप एक पूरा हो जाए सिलेबस होने के बाद में अगर आप अधिक मांग करते हो कि मत और चाहिए, तो हमें आपको और दे दूंगा, लेकिन पहले आप इसको पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।